अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए एक्सप्रेशन के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि हमारी जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एंड टुडे वी हैव रीच डीएनए एक्सप्रेशन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, हमने उसको अच्छी तरह से समझा था। एंड नाउ वी डिस्कस डीएनए एक्सप्रेशन, जिसको आप लोग सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। आपको पता है कि जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इज़ मोस्टली कंस्टिट्यूट ऑन सेल, यानी कि इस तरह का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके पास उसका जीनोम होता है। मोस्टली अगर इसके इर्द गिर्द यानी कि जीनोम के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एक मेम्ब्रेन हो, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को आप लोग न्यूक्लियस कहते हैं, एज वी ऑल नो, न्यूक्लियस, राइट। अच्छा, अब वो जो आपके पास डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या इन शॉर्ट जो आपके पास जीनोम है, ठीक है, वही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो इवन के हम ह्यूमन भी, वी आर कंट्रोल बाय आवर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जीनोम। अब बेसिकली जीनोम हमें कंट्रोल किस तरह से करता है, एंड एवरी थिंग विच इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ डीएनए। सो हाउ इज डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एज वी नो के डीएनए के अंदर आपके पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन Genetic information means information which codes for enzymes, which code for such structures which actually regulate the processes of life. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि डीएनए में जितनी भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होती है एमआरएनए के अंदर। किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए के अंदर। और इस प्रोसेस को आप लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कॉल इट व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, अब ये जो डीएनए के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ये किस तरह से प्रेजेंट है? रिमेंबर, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज वी ऑल नो डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यानी कि न्यूक्लिक एसिड एक खास, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक खास सीक्वेंस से आपस में अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल ATGC हम लोग पीछे बहुत मरतबा डिस्कस करके आ चुके हैं। वो जो पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस होता है उसको आप लोग टेक्निकली जीन कहते हैं। जीन्स हम लोग अक्सर बाद में कहते हैं ना कि हमारी जीन्स में ऐसा है, तो जीन्स क्या है? जीन्स आर द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। वो जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है डीएनए, ठीक है, डीएनए के अंदर वो कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर, और वो फिर आपके पास जो मैसेंजर आरएनए है वो आपके पास एक दूसरे स्ट्रक्चर के पास जाता है जिसको आप लोग राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स। और फिर जो राइबोसोम्स हैं वो उस एमआरएनए को रीड करते हैं, या इन शॉर्ट यू कैन से ट्रांसलेट करते हैं, और आपके पास एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं जिसको आप लोग प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन आपके पास जो है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल, और ये आपके पास रेगुलेटरी भी हो सकते हैं। रेगुलेटरी। रेगुलेटरी के अंदर जो आपके पास सबसे प्राइम एग्जांपल्स हैं, एज वी ऑल नो, आवर एंजाइम्स। सो एज वी ऑल नो कि जो आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेजर स्ट्रक्चर्स को, फॉर एग्जांपल उसका जो सेल स्केलेटन होता है, उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मतलब कि जितना भी आपके पास सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। और जो आपके पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, खासतौर पर जो एंजाइम्स होते हैं, वो इनको रेगुलेट करते हैं, उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, और इस तरह से जो आपके पास एक लाइफ है, एक लिविंग सेल है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बर्थ अंटिल इट्स डेथ वो इस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है कि जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको आप लोग जीन कहते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरएनए, फिर राइबोसोम से फिर होकर प्रोटीन बनता है। और ये जितने भी आपके पास पूरी आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ की, ये इसी सिंपल फिनोमिना के अंडर है, जो कि आपको यहाँ पर एक स्केच डायग्राम में आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है कि डीएनए के अंदर, यानी कि डीएनए से लेकर प्रोटीन तक का सफर, प्रोटीन जिसके प्रोसेस के थ्रू डीएनए ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अब डीएनए का अपना फंक्शन कुछ नहीं है, मतलब डीएनए जाके खुद कुछ नहीं कर सकता। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अपने आप को एक्सप्रेस करती है किसकी फॉर्म में? प्रोटीन्स की फॉर्म में, जो कि एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास रेगुलेटरी एमआरएनए होते हैं, और आपके पास राइबोसोम की बहुत सारी टाइप, फॉर एग्जांपल आरआरएनए, फॉर एग्जांपल टीआरएनए, और इसके अलावा आपके पास आरएनए एज अ एंजाइम भी काम करते हैं समटाइम। तो इस तरह से डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए एक्सप्रेस by the following pattern in the form of protein itself is known as DNA expression. DNA expression के आपके पास दो मेन जो है वो यू कैन से के प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, जिसके थ्रू होकर डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट इज योर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एमआरएनए, ठीक है, और ये वाया एन एंजाइम जिसको आप लोग आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कॉल इट आरएनए पॉल,
आरएनए पॉलीमरेज, इसकी प्रोसेस के मतलब कि इसकी मदद से डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर एज वी नो कि आपके पास राइबोसोम्स आते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो कि आपके पास दो मेन स्टेप्स होते हैं अंडर डीएनए एक्सप्रेशन, और इस तरह से जो आपके पास डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एंड रिमेंबर, इसको आप लोग सेंट्रल डॉग्मा इसलिए कहते हैं बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये प्रोसेस वो बिल्कुल सेम, मतलब कि जो डीएनए को एक्सप्रेस करने का प्रोसेस है कि पहले आपके पास एमआरएनए बनेगा, फिर आपके पास एमआरएनए रीड होगा, ट्रांसलेट होगा, ठीक है, और फिर आपके पास प्रोटीन बनेगा, ये बिल्कुल सेम है। हाँ, उस प्रोसेस के अंदर जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके पास एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके पास टाइम कंजम्पशन है, वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है फॉर श्योर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दैट्स वाई आप उसको एक दूसरे से डिफर कंसिडर करते हैं। लेकिन जो आपके पास मेन जो स्केच लाइन है, यानी कि डीएनए, एमआरएनए, राइबोसोम से फिर प्रोटीन, ये बिल्कुल सेम है। दैट्स वाई वी कॉल इट सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल मीन जो सबसे बीच में, जो कॉमन हो। So that's why we call this DNA expression as the central dogma, and we have two steps: transcription, by which DNA converts into mRNA, जो कि आज का टॉपिक है, और ट्रांसलेशन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज एज वी नो कि लाइफ ऑन अर्थ हैज टू डिफरेंट फेजेस। वन इज द प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मीन्स द ओल्ड वर्जन ऑफ लाइफ, एंड द यूकैरियोट्स मीन्स द ट्रू वर्जन ऑफ लाइफ, मतलब कि जो मॉडर्न वर्जन है। प्रोकैरियोट्स में आपके पास बैक्टीरिया आते हैं, और आज की इस वीडियो में एज ऑलवेज वी हैव एन एग्जांपल विच इज इकोलाई, मतलब कि हम लोग इकोलाई को देखेंगे कि उसके अंदर जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है वो किस तरह से होती है, और इसी के अंदर जो आपके पास ट्रांसलेशन है बाद में जाकर वो किस तरह से होती है। मतलब कि वी हैव ट्रांसक्रिप्शन में भी टू कंपार्टमेंट्स, वन इज द प्रोकैरियोटिक, वन इज द यूकैरियोटिक, एंड ट्रांसलेशन में भी आपके पास तो होंगी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अब आइए अब प्रॉपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। लेकिन आई होप सो कि आपको सेंट्रल डॉगमा और डीएनए एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हल्का सा आइडिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। सो भाई बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। सो इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, सो एज वी नो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि जीनोम से, ठीक है, आपके पास जब एक एंजाइम आता है जिसको आप लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, यू कैन से इसका प्रॉपर नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वो क्या करता है, वो आपके पास डीएनए को रीड करता है और उसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में आपके पास एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जनरेट करता है, और इस प्रोसेस को आप लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वी ऑल नो व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड, दिस कॉल्ड इज ट्रांसक्रिप्शन। सो एज वी नो कि जिस तरह से आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो है वो तीन प्रोसेस थे, यानी कि जो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन है वो तीन डिफरेंट स्टेप से होता हुआ कंप्लीट होता था, तो इसी तरह से जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है, इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑन थ्री मेन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इनिशिएशन, yes, now you can say the second one will be exactly elongation, and the third is the termination. और याद रखिएगा कि जो आपके पास प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन होती है वो आपके पास दो किस्म की होगी। फर्स्ट विल बी RHO, रो डिपेंडेंट, ठीक है, एंड सेकेंड वन विल बी एग्जैक्टली रो इंडिपेंडेंट। अब ये रो क्या है, मतलब कि रो डिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रो इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग टर्मिनेशन के अंदर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन को डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देन वी टॉक ऑन द फर्दर स्टेप्स आल्सो। सो भाई बात करते हैं इनिशिएशन के ऊपर, बट बिफोर टॉकिंग ऑन द इनिशिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस आरएनए पॉलीमरेज व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म द एमआरएनए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डीएनए। ओके, तो एज वी नो कि जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है इट विल बी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज आपके पास नेचर में ऐसे एंजाइम भी है जो कि आरएनए को देखकर भी आरएनए बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज होगा, इसने आपके पास क्या करनी है, आरएनए की पॉलीमराइजेशन, लेकिन किसको देखकर, डीएनए को देखकर। अच्छा, ये बहुत खास एंजाइम इस वजह से है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास सेल्फ रिकॉग्नाइजिंग है। क्या है, सेल्फ रिकॉग्नाइजिंग। अब इसका क्या मतलब है, एज वी नो के हर प्रोसेस जो है डीएनए के ऊपर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोग प्रोमोटर कहते हैं। लेकिन मतलब कि ये जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है ये खुद ही जाकर अपने उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर अटैच होता है, लेकिन अपने उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर अटैच हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स इसको एक दूसरे प्रोटीन जिसको आप लोग जो है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसकी मदद की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेल्फ रिकॉग्नाइजिंग है। देन दिस आरएनए पॉलीमरेज इज सेल्फ प्राइमिंग। अगर आपने डीएनए पॉलीमराइजेशन देखी होगी, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन देखी है लास्ट वीडियो, तो उसके अंदर हमें ये पता है कि जो आपके पास डीएनए पोल एंजाइम होता है उसको एक प्राइमर की जरूरत होती है, एक आरएनए प्राइमर के, यानी कि एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर अटैच होता है,
उसके ऊपर जाकर जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज है वो अटैच होता है और अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है, इट कंटेन्स स्मॉल स्ट्रेच ऑफ सम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि आरएनए के आपके पास इसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि इसके ऊपर प्री अटैच होते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकता है एक खास रीजन को, यानी कि अपनी बनामिंग खुद कर सकता है, यानी कि खुद ही जाकर अपना वो रीजन ढूंढ सकता है। वो रीजन किस तरह से ढूंढेगा? बिकॉज इट कंटेन्स सम 3 to 4 पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड जो कि खास सीक्वेंस के ऊपर आपको अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 3 से 4 होते हैं, ठीक है। और वो जाकर जब वो अटैच होते हैं, ठीक है, और जब वहाँ से बाइंड करते हैं तो वहीं पर जो है वो वहीं से ही तो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। और इसकी एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये खुद ब खुद डीएनए की डबल हेलिक्स को ओपन कर देता है, मतलब कि इट इज़ सेल्फ हेलिकेजिंग। सेल्फ हेलिकेजिंग मतलब कि इसको किसी खास हेलिकेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, इट इज सेल्फ हेलिकेजिंग। एंड देन एज वी नो के जो आपका लास्ट फंक्शन जो उसका अपना है विच इज इट इज आरएनए पॉलीमराइजिंग, मतलब कि ये आरएनए को पॉलीमराइज कर सकता है, आरएनए पॉली, ठीक है। तो ये 4 इसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इस आरएनए पॉलीमरेज को खास बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एज वी नो कि आपके पास एक डीएनए की मतलब कि एक डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इसको आप लोग एक डबल हेलिक्स ही कंसिडर कीजिएगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर डबल हेलिक्स बनाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक बनाना भी मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, और फिर उसके ऊपर एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर आपका जो 5 प्राइम और 3 प्राइम की दो स्ट्रैंड्स हैं उसको थोड़ा सा मतलब इशू हो जाएगा। तो आई विल होप दैट कि आप इसको एक डबल हेलिक्स कंसीडर करेंगे, मतलब कि इस तरह का स्ट्रक्चर। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दैट, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग इसको कंसीडर करेंगे। बट बिकॉज इसको थोड़ा सा मतलब कि इसके ऊपर अगर मैं समझाऊंगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो दैट्स वाई मैंने इसको एक 2 लाइनें खींच के बीच में कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी ताकि ये आपको एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगे। अच्छा, याद रखिएगा कि जिस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के वक्त एक खास ओरिजिन था, यानी कि एक खास ORI रीजन था जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती थी, इसी तरह से आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर व्हेन इट कम्स टू डीएनए एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन, वह भी आपके पास एक खास रीजन होगा जहां से वो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होगी। याद रखिएगा कि देयर इज अ रीजन जिसको हम लोग 0 या फिर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ से बाकायदा mRNA बनना स्टार्ट होगा। अच्छा, अब जो आपके पास एक रीजन है, जिस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन में ORI था ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर आपके पास एक रीजन होता है, उसको आप लोग कहते हैं प्रोमोटर। क्या कहते हैं? प्रोमोटर। प्रोमोटर, जहां पर जाकर वो आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा, अटैच। अच्छा, तो जो आपके पास प्रोमोटर रीजन होता है, याद रखिएगा इकोलाई के अंदर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इकोलाई, उसके अंदर जो आपके पास प्रोमोटर रीजन होता है वो थोड़ा सा अपस्ट्रीम होता है। अच्छा, एक और बात, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, देयर आर 2 वर्ड्स जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए इफ यू आर स्टडीइंग डीएनए। वन इज द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड द अदर वन विल बी एग्जैक्टली डाउनस्ट्रीम। अच्छा, अब अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है? अच्छा, उसके लिए आपको सबसे पहले डायरेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। एज यू नो कि जब भी न्यूक्लिक एसिड पॉलीमराइज होता है तो जो आपके पास टेम्पलेट डीएनए होती है जिसके ऊपर, यानी कि जिसकी जो है वो कॉम्प्लीमेंटेशन में वो नया न्यूक्लिक एसिड बनेगा, वो ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, ठीक है, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपके पास डायरेक्शन होती है टेम्पलेट डीएनए की, यानी कि जिसके ऊपर बनेगा। और जब भी कोई नया न्यूक्लिक एसिड पॉलीमराइज होगा, चाहे वो डीएनए हो या वो आरएनए हो, वो हमेशा से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक। अच्छा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड के ऊपर जो आपके पास बिल्कुल स्टार्ट रीजन होता है उससे पहले, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आपके पास जो आरएनए होगा वो यूं बनेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब कि जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। तो इससे जो ऊपर का रीजन होगा उसको आप लोग अपस्ट्रीम कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ माइनस। और जो आपके पास इससे नीचे रीजन होगा इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लस, एंड इट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। सो दिस इज अपस्ट्रीम, दिस इज डाउनस्ट्रीम, मतलब कि दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो जो आपके पास इकोलाई के अंदर प्रोमोटर रीजन होता है, इट इज इन बिटवीन -35 टू -10, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट से कि यहाँ पर आता है आपका लेट से 50, ठीक है, और यहाँ पर आता है ये वाला, ये जो आपके पास फर्स्ट है, दिस इज योर 10, ठीक है, 20 30 एंड दिस इज 35। सो लेट मी erase that, and this is 30, यानी कि न्यूक्लिक एसिड नंबर 35 अपस्ट्रीम टू दैट 0 और 1 पोजीशन, जहां से जो प्रॉपर आपके पास mRNA का बनना है वो स्टार्ट होगा। ये 10 है, ये -10, ठीक है, और ये आपके पास -35।
तो याद रखिएगा कि जो आपके पास इकोलाई के अंदर प्रोमोटर रीजन होता है, या तो वो आपके पास -35 के ऊपर एक 3 से 4 न्यूक्लिक एसिड की एक स्ट्रेच होगी, उसको आप लोग कहेंगे, या तो -10 के ऊपर। याद रखिएगा कि जो आपके पास -35 है उसके ऊपर एक खास किस्म का 4 से 5 न्यूक्लिक एसिड का एक सीक्वेंस होता है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, विच आर TTGACA। व्हाट इट इज? TTGACA। और -10 के ऊपर जो आपके पास होते हैं वो होता है TA एंड वन अगेन ANT। इसको आप लोग टाटा बॉक्स कहते हैं, टाटा बॉक्स। आई होप सो कि अगर आप पहले पढ़ के आ चुके हैं तो आपने टाटा बॉक्स का नाम सुना होगा। सो व्हाट इट इज द टाटा बॉक्स? इट इज वन ऑफ द प्रोमोटर रीजन। जो आपके पास टाटा बॉक्स होगा, यानी कि TATAAT वाला स्ट्रेच, इट इज एट -10, एंड जो आपके पास दूसरा है इट इज एट -35। तो ये दोनों आपके पास एज अ प्रोमोटर रीजन काम करेंगे, मतलब कि यहाँ पर आकर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका RNA पॉलीमरेज 2 है वो यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर आके अटैच होगा। आई होप सो कि आपको प्रोमोटर रीजन समझ आएगा। प्रोमोटर रीजन मीन जहाँ पर आके अटैचमेंट होगी, क्या होगी? अटैचमेंट ऑफ किसकी? एग्जैक्टली RNA पॉलीमरेज 2। सो आई होप सो कि आपको -10 एंड -35 का जो एक प्रोमोटर रीजन है उसका समझ आया होगा। सो देन होगा ये कि आपके पास अब आएगा RNA पॉलीमरेज। लेट मी रेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप सो कि ये भी आपने नोट कर रखा होगा, बिकॉज नाउ वी डोंट नीड दैट आल्सो। ओके, तो हम लोग अब 0 1 को भी मिटा देते हैं और हम लोग खाली -35, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास -35 है, ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है वो -10 है। एंड लेट्स से कि आपके पास ये जो है ये जो बार है, दिस इज योर RNA पॉलीमरेज। अच्छा, अब याद रखिएगा कि RNA पॉलीमरेज कैन सेल्फ रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रीजन। आई होप सो कि आपको अब सेल्फ रिकॉग्निशन का पता होगा, ठीक है, सेल्फ रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रीजन। तो ये क्या करेगा? इट विल मूव ऑन दैट पर्टिकुलर डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल हेलिक्स DNA, और वो उस रीजन को ढूंढेगा जहां पर वो आपके पास -35 या फिर -10 आपके पास प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, -35 और -10, राइट। अच्छा, अब याद रखिएगा कि इट कैन फाउंड दैट रीजन बट इट कैन नॉट बाउंड स्ट्रांगली। याद रखिएगा कि जो आपके पास RNA पॉलीमरेज है, इट कैन फाउंड व्हाट? दैट पर्टिकुलर प्रोमोटर, यानी कि -35 या फिर -10, बट इट कैन नॉट बाउंड स्ट्रांगली, सो इसके लिए इसको एक प्रोटीन है, एक फैक्टर है जिसको हम लोग सिग्मा फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल इट सिग्मा फैक्टर। उसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा फैक्टर, जिसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द सिग्मा। सब आपके पास एक सिग्मा फैक्टर आएगा और वो आपके पास इस RNA पॉलीमरेज के साथ अटैच होगा। उससे होगा ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास RNA पॉलीमरेज वो उस रीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा सही तरह से, मतलब कि अब स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर उसके पास जो अटैचमेंट होगी वो भी स्ट्रांगली हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि व्हेन द सिग्मा फैक्टर कम्स एंड बाइंड विद योर RNA पॉलीमरेज, सो नाउ इट विल गो एंड इट विल अटैच इटसेल्फ वेरी स्ट्रांगली टू दैट पर्टिकुलर प्रोमोटर रीजन। बिकॉज एज वी नो कि जो आपका सिग्मा फैक्टर है वो जब अटैच होता है तो वो आपके पास कुछ इस तरह के कन्फर्मेशनल चेंज करता है इस RNA पॉलीमरेज के अंदर, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच होता है। जब वो स्ट्रेच होता है तो वो उस सीक्वेंस को, उस कंसेंसस सीक्वेंस को, याद रखिएगा हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस मींस कि जिसके ऊपर इत्तेफाक हो, किसका? सिग्मा फैक्टर का भी, और जो आपके पास RNA पॉलीमरेज, यानी कि इन शॉर्ट ये कि कंसेंसस सीक्वेंस इज द प्रोमोटर सीक्वेंस, इज द पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसके साथ जाकर जो है वो RNA पॉलीमरेज ने बाइंड करना है। सो लेट्स से अब जो है वो ये स्ट्रेच होकर उस रीजन तक, यानी कि उन दो प्रोमोटर तक पहुंच चुका है जिसके ऊपर जाकर उसने अटैच होना है इनिशियली। और एज वी नो कि जो आपके पास सिग्मा फैक्टर है, अब उसको हम लोग यहाँ से मिटाकर जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी आपके पास इसके साथ जो है वो अटैच्ड है, राइट है। याद रखिएगा यहाँ पर तो हम लोगों ने जो आपके पास सिग्मा फैक्टर है उसको इस तरफ ड्रॉ किया, लेकिन जो आपके पास सिग्मा फैक्टर है वो आपके पास RNA पॉलीमरेज के साथ इस तरह से अटैच होता है कि इट कैन आल्सो इंटरैक्ट विद दैट पर्टिकुलर डबल हेलिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर DNA, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास ये DNA स्लैश RNA पोल, स्लैश नहीं मतलब कि DNA एंड RNA पोल, बिकॉज स्लैश का मतलब तो और होता है ना, और नहीं, DNA एंड RNA पोल एंड जो आपके पास सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर, इसका जो कॉम्प्लेक्स है इसको आप लोग नाम देते हैं, यू कॉल इट क्लोज्ड बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, समटाइम्स इसको क्लोज्ड बाइनरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा,
क्लोज्ड बाइनरी एंड समटाइम इसको क्लोज बाइंडिंग भी कहते हैं। आई विल से दैट कि आप लोग इसको क्लोज बाइंडिंग ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है और अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूजन में मत रखें। इट इज़ व्हाट, इट इज़ क्लोज्ड बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। अब आपके पास एक क्लोज बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका है, मतलब क्या, अब आपके पास वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक अपने प्रोमोटर रीजन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। एंड द मोमेंट आपके पास ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आप अपने जो प्रोमोटर रीजन है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा स्ट्रांगली, उसके बाद ये जो आपके पास सिग्मा फैक्टर है ये आपके पास जो है वो वहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा। बिकॉज याद रखिएगा कि जब तक जो आपके पास सिग्मा फैक्टर है, ये जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है, ये स्ट्रांगली बाइंड होता है अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है। और जब तक ये स्ट्रांगली बाइंड होता है ये अपनी आरएनए की पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन करना होता है, मतलब कि रिंग को ओपन करना होता है, यानी कि जो आपके पास डबल हिलेक्स है उसको हेलिकेज करना होता है, मतलब कि उसकी हिलेक्स को ओपन करना होता है। और अगर जो आपको सिग्मा फैक्टर है वो अटैच रहेगा तो ये एज अ हेलिकेज काम नहीं कर पाएगा, एंड देन फिर इसको पॉलीमराइजेशन भी करनी है। सो फॉर दैट सिग्मा फैक्टर विल लीव आउट, ठीक है। एंड वंस जो आपके पास सिग्मा फैक्टर है वो वहां से रिलीज आउट होगा तो ये जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स है इसको आप लोग नाम चेंज करके नाउ यू कॉल इट ओपन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, या यू कैन से ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ इट इज ओपन बिकॉज अब ये जो है वो हेलिक्स को ओपन कर देगा, मतलब कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपन हो जाएगा, यानी कि ओपन मींस के नाउ इट इज अलाउड टू पॉलीमराइज दैट पर्टिकुलर आरएनए। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो आपके पास ओपन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है ये अब आप ये जो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा अब उसको ओपन करेगा, यानी कि डबल हिलेक्स होगी, अब ये हिलेक्स को ओपन कर देगा, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, लेट मी इरेज दिस आल्सो। नाउ इट हैपेंस इज दैट कि अब ये जो आपके पास डबल हिलेक्स है ये आपके पास ओपन हो रही है, राइट। ये आपके पास वो नाइट्रोजनस बेसिस और यहाँ से वो अटैच है और ये आपके पास रेस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। एंड दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, राइट। एंड ये जो आपके पास हेलिक्स है वो ओपन हो चुकी है। ये जो आपके पास बबल एक्स स्ट्रक्चर है इनिशियली आप लोग उसको डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन बबल कहते थे, यहाँ पर आप लोग उसको एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब जो आपके पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अगर अटैच होगा अगेन उसी प्रोमोटर रीजन के ऊपर, याद रखिएगा कि ये आपके पास वो 0-1 सीक्वेंस है, मतलब कि जहाँ से प्रॉपर जो आपके पास एमआरएनए का बनना है वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पर वो जो है मतलब कि वो जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पर अटैच हुआ है, राइट। और याद रखिएगा इट इज सेल्फ प्राइमिंग, ये आपके पास वो प्रोमोटर रीजन्स हैं। याद रखिएगा एट दैट पॉइंट दैट व्हेन जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है ये आपके पास एक ओपन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ अपने एक प्रोमोटर रीजन के ऊपर अंदर की तरफ अटैच होगा, तो उस पॉइंट के ऊपर आप लोग इसको क्या कहेंगे? यू कॉल इट टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यू कॉल इट व्हाट? टर्नरी कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर दैट। नाउ होगा ये कि अब आपके पास प्रॉपर जो आपके पास आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए की पॉलीमराइजेशन है वाया दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो स्टार्ट होगी, लेकिन आरएनए की प्रॉपर पॉलीमराइजेशन फ्रॉम दैट 0 to 1 स्टार्ट होने से पहले ये जो यहाँ के इनिशियल सीक्वेंस है इस ये यहाँ पर भी आपके पास आरएनए की पॉलीमराइजेशन करेगा, लेकिन वो एक खास किस्म की होगी। यू कॉल इट अबॉर्टिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स दैट कि यहाँ पर अबॉर्शन टाइप मतलब कि अनकम्प्लीट जो आपके पास आरएनए की पॉलीमराइजेशन है वो होगी, यानी कि इन शॉर्ट ये जो आपके पास 35 टू यू कैन से -35 के ऊपर से इसने स्टार्ट किया होगा, और जो है वो इनिशियली 3 to 4 स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैच करता जाएगा। सो लेट्स से कि अब इसने यहाँ से यानी कि इनिशियली अबॉर्टिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इन शॉर्ट 3 से 4 जो आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो अटैच करता करता ये आगे आया, जहाँ से प्रॉपर जो इसने यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है वहाँ से यहाँ से इसने आगाज़ करना है, तो यहाँ से पहले इसने जो है वो इनिशियली स्मॉल सेगमेंट यानी कि 3 to 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर इसने अटैच किए इस आरएनए के ऊपर। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये 3 to 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट है यानी कि स्मॉल अनकम्प्लीट स्ट्रेचेस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये क्यों होते हैं इसका प्रॉपर पता नहीं है, इसके ऊपर काम जारी है कि व्हाई डज इट हैपेंस, लेकिन याद रखिएगा इस केस को आप लोग क्या कहते हैं? यू कॉल इट अबॉर्टिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और यू कॉल इट अबॉर्टिंग, यानी कि जिस तरह से अबॉर्शन होता है ना कि आप लोग इमेच्योर बेबीज को रिमूव आउट करते हैं, इसी तरह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन है ये भी इनकम्प्लीट है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अबॉर्टिंग इनिशिएशन ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन,
रीजन स्टिल अननोन, राइट। तो जब इसने ये 3 to 4 स्मॉल स्ट्रेचेस लगा दिए, अच्छा समटाइम्स ये 3 to 6 टाइम ऐसा होता है कि जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 से 6 मरतबा ये स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स लगाता है और फिर जाकर अपने प्रॉपर स्टार्ट रीजन से, ये जो 0-1 है इट इज़ अ स्टार्ट रीजन, यहाँ से उसने प्रॉपर स्टार्ट करना है ऑफ दैट पर्टिकुलर mRNA प्रोडक्शन, यानी कि पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। सो यहाँ पर जो आपके पास एबॉर्टिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, इसके बाद जो है वो आपकी इनिशिएशन एंड करती है। अब इसके बाद इलोंगेशन में आपके पास जो फर्दर इलोंगेशन है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर mRNA वो आपके पास होगी। सो दैट इज इट विद द इनिशिएशन। अब आइए बात करते हैं इलोंगेशन के ऊपर। सो अब आइए बात करते हैं इलोंगेशन के ऊपर। एज यू नो कि इलोंगेशन में ऐसा होता है कि जो आपके पास प्रॉपर जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपके पास टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन चुका है ऑफ डीएनए एंड द आरएनए पॉलीमरेज 2, अब वो आपके पास इनिशियल जो आपके पास एबॉर्टिंग इनिशिएशन थी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद जो है वो प्रॉपर जो आपके पास इनिशियल सीक्वेंस है यानी कि 0-1 पॉइंट है वहाँ पर आ चुका है। अब ये प्रॉपर mRNA की जो आपके पास पॉलीमराइजेशन है वो करेगा। और यहाँ पर भी जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड जो आपके पास इस केस में आरएनए है उसकी पॉलीमराइजेशन है वो बहुत सिमिलर है विद दैट पर्टिकुलर डीएनए इलोंगेशन। मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो आपके पास इलोंगेशन थी, जिसके अंदर जितना भी जो आपके पास इनिशियली होता ये था ना कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड था उसके अल्फा फॉस्फेट के ऊपर प्री अटैच्ड जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड था उसका 3 प्राइम का OH अटैक करता था और वहाँ का जो प्रोसेस था वो उस तरह से आपके पास, यानी कि जो उसी तरह से जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन होती थी जिस तरह से यहाँ पर भी होती है। सो अगर उसके ऊपर प्रॉपर बात करें, होता बेसिकली कुछ यूं है कि एज यू कैन सी दिस पिक्चर, सो इस पिक्चर में वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ए राइबो न्यूक्लियोटाइड दूसरे राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि ऑलरेडी उस स्ट्रैंड के ऊपर अटैच है उससे अटैच हो रहा है। सो देखें एज यू कैन सी कि जो आपके पास इनकमिंग राइबो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 3 फॉस्फेट हैं, 1 2 3। इसको आप लोग कहते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अच्छा अब यहाँ पर ये नाम शायद ना लिखे हो, ठीक है। अच्छा तो होता कुछ यूं है कि इनिशियली जो आपके पास प्री अटैच्ड आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 3 प्राइम का जो OH होता है, एज यू कैन सी दिस OH, उसका जो ऑक्सीजन होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और वो अटैक करता है अल्फा फॉस्फेट, मतलब कि जो फर्स्ट फॉस्फेट आपके पास पेंटोज शुगर के साथ अटैच है वो उसके ऊपर अटैक करेगा और उससे जो है वो पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देगा और उस आपके पास जो 3 प्राइम OH मतलब के OH ऑफ कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ प्री अटैच राइबोन्यूक्लियोटाइड विल अटैक ऑन आपके पास अल्फा फॉस्फेट और उनके दरमियान जो है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगी और पायरोफॉस्फेट वहां से रिमूव हो जाएगा। याद रखें कि जब आपके पास ये रिमूवल होगा तो आपके पास जो आपके पास अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट के दरमियान, यानी कि पहले फॉस्फेट और दूसरे फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड थी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड सॉरी, वो टूटेगी, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। और जो आपके पास पायरोफॉस्फेट है ये भी फर्दर जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा और इस तरह से जो ये ओवरऑल डीएनए की रेप्लिकेशन है या फिर इन शॉर्ट डीएनए की पॉलीमराइजेशन है ये थर्मोडायनामिकली इस तरह से स्टेबल रहती है कि जो आपके पास एटीपी है या इन शॉर्ट जो आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके जो आपके पास फर्दर 3 फॉस्फेट हैं उनमें से 2 अलग होते हैं, मतलब कि 2 टूटते हैं और जब 2 टूटते हैं मींस के फॉस्फोईस्टर बॉन्ड टूटती है और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड एंड व्हेनेवर इट ब्रेक्स इट गिव्स अप एनर्जी और वही एनर्जी से आपकी पॉलीमराइजेशन चलती है, राइट। सो इस तरह से जो आपके पास डीएनए की प्रॉपर पॉलीमराइजेशन है वो होती है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि इसी तरह से जो आपके पास हर आने वाला न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के केस में वो इसी तरह से पॉलीमराइज होगा। और यहाँ पर भी जो आपके पास डायरेक्शन होगी माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट कि जो आपके पास क्या होगी डायरेक्शन वो क्या होगी, वो न्यूली फॉर्मिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि आरएनए जो आपके पास एमआरएनए बन रहा है ना, एमआरएनए इट विल फॉर्म फ्रॉम एग्जैक्टली 5 प्राइम टू 3 प्राइम और जो डीएनए की टेम्पलेट है इट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एज यू कैन सी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो अगर यहाँ पर एक नया mRNA जनरेट होगा तो उसकी भी जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली इट विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज ऑलवेज। फॉर एग्जांपल अब वो यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है, एंड अलोंग द वे इसने एक न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच जो है वो जनरेट किया है, यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच इन द फॉर्म ऑफ दैट mRNA, राइट। ये अटैच मतलब और ये यहाँ पर फर्दर बना रहा है, ठीक है, और इसकी जो आपको डायरेक्शन है दिस विल बी योर 5 प्राइम है। और ऐसा क्यों होता है कि 5 प्राइम सही इनिशिएट करता है, रीज़न वही सेम है कि चूंकि आपके पास जो है वो इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम के ऊपर जाकर आपका प्री अटैच न्यूक्लियोटाइड्स का जो OH होता है वो अटैक करता है। सो जब उस तरह से आपके पास पॉलीमराइजेशन होगी तो उस तरह से जो आपके पास 5 प्राइम होगा वो आपके पास उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ से उस पॉलीमरेज एंजाइम में, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो या वो आरएनए पॉलीमरेज हो, उसी डायरेक्शन में उसके 5 प्राइम की डायरेक्शन होगी ना। अब 5 प्राइम और 3 प्राइम का है, अगर आपको ये नहीं पता तो आई थिंक सो कि आपको डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पहले डीएनए का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। सो इसी तरह से जो आपके पास डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन है वो होती है और इस तरह से जो आपके पास एमआरएनए है वो इसी तरह से आपके पास जनरेट होता है। अब याद रखिएगा, अब यहाँ पर एक खास किस्म का प्रोटीन है जिसको आप लोग कहते हैं प्रोटीन ब्रिज। क्या कहते हैं? प्रोटीन ब्रिज, जो कि इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ काम करता है। अब इसका फंक्शन क्या है?
सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्रोटीन ब्रिज थोड़ा सा आपको यहाँ पर गौर करना पड़ेगा। एज यू कैन सी कि जो आपको mRNA का बनना है वो प्रॉपर इसके साथ अटैचमेंट नहीं है। मतलब कि जब mRNA बनता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दैट कि होता कुछ यूँ है ना कि इट इज़ नॉट प्रॉपरली अटैच विद द DNA स्ट्रैंड एज यू कैन सी। तो इस तरह से हो ही सकता है कि आपके पास कोई भी जो आपके पास DNA टेम्पलेट के ऊपर कोई भी जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है वो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच कर सकता है। यानी कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अब जो है वो इसके साथ इस वाले जो आपके पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए टेम्पलेट वो आपके पास इनकमिंग राइबो न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा। अब लेट्स से कि आपके पास ये थोड़ा सा आगे चला जाता है और जो आपके पास अटैचमेंट है वो इसके साथ हो जाती है, ये स्किप हो जाता है। तो अगर एक भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस अगर आपके पास mRNA में आ जाता है तो उसी के बिहाफ के ऊपर प्रोटीन बनेगा, और जब उसी के बिहाफ पर प्रोटीन बनेगा तो वो एग्जैक्टली वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं, वो एब नॉर्मल प्रोटीन होगा। जो आपके पास एज वी नो की डिजीज़ है जिसको आप लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि 300 अमाइनो एसिड के ऊपर कंसिस्ट करता है। सो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता है, और उस एक अमाइनो एसिड की चेंज होने का वजह भी यही होती है कि उसमें से समटाइम्स एक जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होता है वो म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाता है, और जब इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का भी फर्क आ जाता है तो आपके पास प्रोटीन एबनॉर्मल बनता है। सो फॉर दैट जो आपके पास प्रोटीन ब्रिज है वो भी इसके साथ साथ यानी कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ यहाँ पर इस डीएनए की आपके पास स्ट्रैंड के ऊपर अटैच होता है, और इसका फंक्शन ये है कि इट अलाउ ओनली वन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम सो दैट के उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर पॉलीमराइजेशन कर सके। इसका फंक्शन क्या है? इट विल कवर रेस्ट ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट फॉर द वन जिसके ऊपर रियल में आपके पास जो है वो इनकमिंग राइबो न्यूक्लियोटाइड में आके अटैच होना है। इट विल डू व्हाट? इट विल अलाउ ओनली वन of deoxyribonucleotide on DNA template to attach, or you can say to complement with incoming ribonucleotide of mRNA, ताकि जो आपके पास कोई भी न्यूक्लियोटाइड है ना तो वो एक्स्ट्रा हो और ना ही किसी किस्म की जो है वो गलती ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपके पास पेश आए। इसके अलावा जो आपके पास याद रखिएगा कि जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज का एक और फंक्शन है वो ये है कि इट कैन डू प्रूफ रीडिंग आल्सो। ये आपके पास क्या कर सकता है? ये प्रूफ रीड भी कर सकता है। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग यानी कि ये पीछे जाकर ये चेक कर सकता है कि जो आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन है वो सही हुई है या नहीं हुई है। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि जो आपके पास एमआरएनए है उसकी अटैचमेंट डीएनए के साथ सही तरह से नहीं होती है, उसकी वजह से जो आपके पास ये प्रूफ रीडिंग है ये उतनी एफिशिएंट नहीं है। इट्स नॉट दैट मच एफिशिएंट जितनी आपके पास डीएनए पॉलीमरेज में होती है। इट इज़ व्हाट? इट्स नॉट मच एफिशिएंट, नॉट मच एफिशिएंट एज कम्पेयर विद द डीएनए पॉलीमरेज। और इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन ब्रिज आरएनए पॉलीमरेज एंड इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड जो आपके पास एमआरएनए है वो आपके पास बनता जाता है, और जो आपके पास आरएनए की पॉलीमराइजेशन है वो उसी प्रोसेस से होती है जिस तरह से हम लोगों ने थोड़ी देर पहले विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर हम लोगों ने स्टडी किया है। सो यहाँ पर आपके पास जो इलोंगेशन है वो भी आपकी ख़त्म होती है। सो अब आइए बात करते हैं जो आपके पास टर्मिनेशन है उसके बारे में, जो कि आपके पास दो किस्म की हैं एज वी नो के आरएचओ डिपेंडेंट एंड यानी कि रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। सो अब आइए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो भाई बात करते हैं टर्मिनेशन के बारे में। सो जिस तरह से आपके पास इनिशिएशन के खास सीक्वेंसेस होते हैं ऑन अ डीएनए स्ट्रैंड, इसी तरह से आपके पास टर्मिनेशन के भी खास सीक्वेंस होते हैं ऑन द डीएनए स्ट्रैंड जिसको आप लोग टर्मिनेटरी सीक्वेंस कहते हैं। यू कॉल इट टर्मिनेटर्स, टर्मिनेटर साइट्स, राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि वो यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसका रिपीट्स क्या होते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोमोटर को डिस्कस किया था। बट जो आपके पास यहाँ पर टर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेथड्स। याद रखिएगा कि इनसाइड प्रोकैरियोट्स वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन। द नंबर वन इज द इंट्रिंसिक मेथड, इंट्रिंसिक, ठीक है, एंड द अदर वन इज द एक्सटेंसिक मेथड, एक्सटेंसिक। इसको आप लोग इंट्रिंसिक टर्मिनेशन कह सकते हैं, टर्मिनेशन, और इसी तरह से इसको आप लोग एक्सटेंसिक टर्मिनेशन कहते हैं। Now, intrinsic termination is also known as row independent termination, row independent, independent, and just like that, the extrinsic is row dependent. अच्छा, row is
लाइक दैट, मतलब इट्स अ सिंबल। असल में एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसके ऊपर आपके पास जो टर्मिनेशन है वो डिपेंड कर रही होती है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, डिपेंडेंट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग इंट्रिंसिक को, मतलब कि इंट्रिंसिक मेथड है विच इज़ अ रो इंडिपेंडेंट मेथड, कि प्रोटीन के बगैर किस तरह से जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन है वो किस तरह से एंड करती है। सो इसमें होता ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्कस करें रो इंडिपेंडेंट, लेट मी करेक्ट द हेडिंग फर्स्ट। सो इसमें होता ही है ना कि एज यू कैन सी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आपके पास वो टर्मिनेटरी पॉइंट है कि यहाँ पर उसने टर्मिनेट करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मतलब कि एमआरएनए को प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए भी प्रेजेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी राइट देयर, एंड एज वी नो कि ये इसका 5 प्राइम होगा, ठीक है, और उस तरफ उसका एज वी नो के 3 प्राइम होगा। अच्छा, सो जो आपके पास इंट्रिंसिक मेथड है इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि आपके पास एमआरएनए के अंदर ही ऐसे जीसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, बट जीसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि आपस में इंट्रा एमआरएनए हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इंट्रा एमआरएनए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वो बनाकर वो एक हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेयर पेन लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दैट, इस तरह से, और उससे होता यह है कि दे गेट पुल अप, यानी कि वो अपने आप को पुल करते हैं वाया फोर्स, और यहाँ से अपने उस एमआरएनए विच इज अटैच विद दिस डीएनए टेम्पलेट उसको रिमूव करते हैं। तो अब आइए उसको समझते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। So GC a palindromic sequence in intra, यानी कि which can form intra hydrogen bond. Let us discuss GC. GC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि इस तरह के सीक्वेंस जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, और पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पर है GCC फॉर एग्जांपल, तो दूसरी साइड पे आपके पास होगा CGGGG। एज वी नो कि आपके पास डीएनए में या फिर आपके पास किसी भी न्यूक्लिक एसिड में जी हमेशा से सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और जो सी है वो जी के साथ बनाते हैं। सो एज यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर कंप्लीटली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो ये जो आपको दो सीक्वेंसेस हैं विच कैन फॉर्म इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड विद एब्सोल्यूट परफेक्शन, मतलब कि इन इसके अंदर एक भी बेस ऐसी नहीं है, ना इसके अंदर ना इसके अंदर, जो कि आपस में बॉन्ड नहीं कर सकती। ये 5 स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड परफेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है इस 5 स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो ये आपके पास क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, और ये आपके पास जी सीरीज है, मतलब कि यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन आपके पास प्रेजेंट है। अब इस तरह के सीक्वेंस इस पूरे स्ट्रेच में आपके पास होंगे, मतलब कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ वन ऑफ देम, लेकिन उसके लिए मुझे इसको मिटा के थोड़ा सा इसको लंबा करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इसको हम लोग थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास उसका 5 प्राइम है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स से कि हम उसी सीक्वेंस को बनाते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं शुरू से ही। राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पर आपके पास है CGCG, राइट, एंड ऑन दैट साइड लाइक फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा यूं मुड़ के है, यू गॉट GCCC, और ये जो आपके पास एमआरएनए है ये यूं कंप्लीट हो रहा है। तो एज यू कैन सी कि ये स्ट्रेच इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो लेट अस मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसको मैं अगेन से मिटाऊंगा ताकि मैं इसको एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकूं। सो यहाँ पर एज वी नो कि आपके पास था GGGC, और ऑन दैट साइड यू गॉट आई थिंक GCCC, और यहाँ पर मतलब कि ये दिस इज द इंट्रा एमआरएनए सीक्वेंस, राइट, द 5 प्राइम, एंड एज वी नो कि ये तो आपके पास जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आराम सुकून से जो है वो बना सकते हैं। लेट मी इरेज दैट जी, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, सो दिस इज अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक। सो अब क्या होगा, सो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो मोस्टली आपके पास एमआरएनए होते हैं उनका जो टर्मिनेटरी रीजन होता है यानी कि ऑन डीएनए इट इज़ मोस्टली एडेनिन रिच, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन होते हैं। सो एज वी नो कि इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में एमआरएनए पर क्या लगेगा, टी नहीं यू लगेंगे, बिकॉज एज वी नो कि एमआरएनए के अंदर यूर थाइमीन इज एक्चुअली सब्सटीट्यूटेड बाय यस
your uracil. So as you can see, यानी कि इन शॉर्ट ये कि ए और यू के दरमियान आपके पास कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, 2, और जी और सी के दरमियान 3, यानी कि ये वाली जो आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ से एक पुल अप फोर्स लगाएंगे, बिकॉज एट दैट मोमेंट जो आपके पास इलोंगेशन है वो आपके पास खत्म हो चुकी है, और जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज था, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 2 वो जा चुका है. सो नाउ क्या होगा, अब यहाँ से एक पुल अप फोर्स लगेगी और आपके पास यहाँ पर जो आपके पास टर्मिनेशन है वो आपके पास एंड कर जाएगी. सो ये आपके पास आरएचओ यानी कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन का प्रोसेस था. अब आइए बात करते हैं आरएचओ डिपेंडेंट के ऊपर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दैट. आई होप सो कि आपको समझ आया होगा. याद रखिएगा, जीसी रिच पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट इंट्रा एमआरएनए. सो लेट मी इरेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अब आइए बात करते हैं एक्सटेंसिव टर्मिनेशन यानी कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के ऊपर. तो इसमें आपके पास बेसिकली होता ही है कि खास किस्म का प्रोटीन है जिसको आप लोग रो कहते हैं, यानी कि इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. लेट मी मेक विद द डिफरेंट मार्कर, यानी कि रो, RHO, रो, राइट. और इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज समथिंग लाइक दैट. ये आपके पास एक हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, हेक्सामेरिक प्रोटीन, जो कि एज अ हेलिकेज काम करता है. हेलिकेज यानी कि इसका बेसिक फंक्शन ये है कि खास तौर पे जो आपके पास रो प्रोटीन है, याद रखिएगा प्रोटीन, ये आपके पास एमआरएनए के खास सीक्वेंस होते हैं, मतलब कि एमआरएनए के अंदर एक खास स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस होते हैं. मोस्टली इट इज CG रिच, मतलब कि साइटोसिन और ग्वानिन रिच सीक्वेंस होता है यहाँ पर, यानी कि ऑलमोस्ट 40% साइटोसिन होता है और 25% आपके पास ग्वानिन होता है उस स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस के अंदर. उसके ऊपर जाकर ये RH यानी कि रो प्रोटीन अटैच होता है और ये हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक हेलिकेज की तरह. आई होप सो कि आपको हेलिकेज एंजाइम याद हो. ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन वी हैव डिस्कस दैट, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ इट इस तरह से 6 प्रोटीन. और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये उस एमआरएनए के साथ बाउंड करता है, ठीक है, एंड इट विल यूज एटीपी टू कन्वर्ट इनटू एडीपी. और उससे जो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज व्हेन एटीपी गेट्स डीफॉस्फोराइलेटेड, सो यहाँ से जब आपके पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होता है, सो यहाँ पर निकलती है बहुत बहुत सारी एनर्जी. और जो आपके पास एनर्जी निकलती है वो ये वाला एंजाइम यूज करेगा और वो उस एमआरएनए के इर्द गिर्द रोटेट करेगा और उसकी जो आपके पास बाइंडिंग होगी विद दैट पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट, उसको वो रिमूव कर देगा. ये आपके पास बेसिकली रो प्रोटीन यानी कि रो एक हेक्सामेरिक हेलिकेज है, उसका फंक्शन आपके पास इस तरह से. अगर हम इसको ड्रॉ करके आपको दिखाएं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेज दैट, बट आई होप सो कि आपको इसका बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको समझ आ गया होगा. सो होता कुछ यूँ है कि लेट्स से कि आपके पास या आपके पास जो है वो एंजाइम है, यानी कि जो कि आरएनए की पॉलीमराइजेशन करता है. ये आपके पास वो एंड सीक्वेंस है, राइट. और जो है ये आपके पास वो mRNA-5'. अब जो आपके पास रो प्रोटीन है, एज वी नो कि वो आएगा एंड इट्स अ हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर, और वो अपने आप को इस तरह से अपने ये इर्द गिर्द अपने आप को इसके अटैच करवाएगा. वन इज द बैक, मतलब कि ये पीछे है, और ये यूज़ करेगा एटीपी को और इसको कन्वर्ट कर देगा एटीपी में, एडीपी. एंड एज वी नो कि इससे जो आपके पास आती है वो आती है एनर्जी, और जब एनर्जी आएगी, ठीक है, तो ये अपने आप को रोटेट करवाएगा और रोटेट करवाते करवाते यहाँ ऊपर पहुँचेगा और आस्ता आस्ता इसको मतलब कि इस एमआरएनए को इस डीएनए से रिमूव कर देगा. दिस विल बी द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रो. याद रखिएगा कि मोस्टली जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, खासतौर पे प्रोकैरियोट्स, वो इस इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक प्रोसेस को यूज़ करते हैं, यानी कि ये दोनों प्रोसेस आपके पास यूज़ होते हैं वाइल हैपनिंग दैट टर्मिनेशन. मोस्टली अगर आपके पास इंट्रिंसिक प्रोसेस नहीं होता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जीसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, तो आपके पास ये जो टर्मिनेशन है इट हैपन्स वाया रो डिपेंडेंट प्रोसेस. तो दैट इज इट विद दिस वीडियो. आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर योरसेल्फ. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.